हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। तब तक समास पढ़ लीजिए। तो आइए जानते हैं समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं। तो आइए सब जानते हैं। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब संक्षेपीकरण का क्या अर्थ होता है? तो संक्षेपीकरण का अर्थ होता है घटाना, कम करना। क्या होता है? घटाना, लुप्त करना। क्या क्या होता है? घटाना, लुप्त करना, कम करना। क्या क्या होता है? घटाना, लुप्त करना, कम करना। अच्छे से समझते हैं। ये है पेड़। क्या है? पेड़ है। अब इसके एक टहनी इधर है, एक डाली इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब ये पेड़ है। अब इस पेड़ के टहनी को हम हटा देंगे। क्या किए? हटा देंगे दोनों साइड के। तो ये पौधा अब बन गया। टहनी को हटाने के बाद ये पौधा बन गया क्या? नहीं, ये अभी भी पेड़ ही है। क्या है? पेड़। ये पेड़ ही है, जबकि हमने इसके टहनियों को हटा दिया था, फिर भी ये पेड़ ही है। तो व्याकरण में समास कहता है कि अगर लंबे शब्दों में लिखा है, उसे अगर आप काट छाट के छोटा कर दो, छोटा करने के बाद भी उस लंबे शब्द का जो अर्थ था वो होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों का समान अर्थ है तो उसी को समास कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माखन को चुराने वाला। क्या है? माखन को चुराने वाला। तो ये जो इतना लंबा शब्द में लिखा है, तो इसे कैसे लिखा जाए जो इसका भी अर्थ वही हो। यानी कि इसे छोटा करके लिखने के बाद भी जो इसका अर्थ है वही अर्थ इस छोटे से शब्द का भी होना चाहिए। तो क्या होगा वो छोटा सा शब्द? आइए हम बताते हैं। होगा माखन चोर। क्या हो जाएगा? माखन चोर। तो इसका भी अर्थ यही हो रहा है। जो ऊपर लंबे शब्द में लिखा है उसका भी अर्थ इस छोटे से शब्द का ही हो रहा है। जैसे आपके घर में हमने चोरी की। क्या की? चोरी हमने की। तो आपके घर से हम गहने चुरा लिए। ठीक? क्या किए? गहना चुरा लिए और हम पकड़ा गए। तो आप हमें दो शब्द में कहेंगे। पहला कि इसने हमारे घर में गहना चोरी की। दूसरा कि ये गहना चोर है। तो दोनों का सेम अर्थ हो रहा है। पहला जो लंबे में लिखा हुआ है और लंबे में बोला जा रहा है, और दूसरा है कि ये गहना चोर है, यानी कि छोटे शब्दों में बोल दिया गया। तो काट छाट के जो नया शब्द बनता है उसका भी अर्थ सेम होना चाहिए, तभी वो समास कहलाएगा। तो ये क्या है? सेम है। इसका भी अर्थ यही है, इसका भी अर्थ यही है। तो क्या हो जाएगा? ये समास है। माखन चोर क्या हो जाएगा? समास। जो काट छाट के छोटा लिखा गया, नया शब्द बन गया। इसे छोटा करने के बाद ये तो नया शब्द बना, तो नया शब्द का भी सेम अर्थ है, इसलिए वो समास है। तो समझ गए समास। और समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद है माखन। पहला पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद को उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये समास में पढ़ने को मिलता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समझ गए। तब आइए इसके भेद कितने होते हैं वो जानते हैं।
इसके टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि। कितने हो जाते हैं? 6 भेद। तो आइए हम एक एक करके सभी समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास से कहते हैं अव्यय। अव्यय मीन्स होता है उपसर्ग। जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो एग्जाम्पल, प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन में ये हमारा जो प्रति है वो है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। और ये दिन है वो प्रधान है। तो जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसका एक और पहचानने का तरीका है, जो बार बार यानी कि एक शब्द 2 बार बोला जाए। क्या किया जाए? बोला जाए। यानी कि एक शब्द को 2 बार रिपीट करना। जहाँ एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास भी वहाँ है, यानी कि वो अव्ययी भाव समास है। वैसे ही जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये एक ही शब्द 2 बार रिपीट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पहला उपसर्ग लगा हो, दूसरा एक ही शब्द 2 बार रिपीट किया जा रहा हो। उपसर्ग ये भी हो सकता है भरपेट, यथाशक्ति। जिस शब्द का पूर्व पद उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास है। तो समझ गए अव्ययी भाव समास। अब आगे है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जहाँ कारक चिन्ह हो, का, के, की, से, में, ये सब जो हाँ हो, विग्रह करने के बाद ये सब देखने को अगर मिले तो वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और दूसरा खासियत ये है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो समझ गए तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने लिखा था माखन चोर। क्या लिखा था? माखन चोर। माखन चोर में जो हमारा ये पहला पद है और ये दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, तो उत्तर पद प्रधान है। चोर जो है वो प्रधान है। माखन तो खाने वाला चीज़, ये तो प्रधान नहीं है। जो चुराया वो प्रधान है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? माखन को चुराने वाला। क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला। तो जहाँ का, के, की हो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। विग्रह करने के बाद ये सब चिन्ह दिखाई दे का, के, की, तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो समझ गए तत्पुरुष समास। तो अब अगला है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होता है। जैसे दिन रात, भाई बहन, रात दिन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पद प्रधान ही है, यानी कि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। अपने जगह सब महान ही है। दिन भी अपने जगह बड़ा है, रात भी अपने जगह बड़ा है। तो कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं, जहाँ दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और इसे विग्रह करने के बाद ये जो चिन्ह है इसे हटाने के बाद अथवा, एवं, और,
या, तथा, ये सब शब्द यूज होता है। जैसे दिन, क्या है, दिन और रात। दिन रात को विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात। क्या हो जाएगा, दिन और रात। वैसे ही भाई और बहन, क्या हो जाएगा, भाई और बहन। तो इस चिन्ह को हटाकर यानी कि विग्रह करने के बाद हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो समझ गए द्वंद्व समास। तो आगे देखते हैं। तो अगला है कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास? तो कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उसे ही समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे सुपुत्र, क्या है, सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र। सु का मतलब अच्छा और पुत्र का मतलब बेटा। तो क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र। क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र। तो ये हमारा सु गुण बता रहा है, जहाँ गुण बताता वो विशेषण होता है। तो सु का मतलब अच्छा यानी कि गुण बतलाया, तो हो गया सुपुत्र, अच्छा पुत्र। तो अच्छा क्या हुआ, कर्मधारय समास। जहाँ पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष। पुत्र क्या है, खास है। तो किसके बारे में बतलाया जा रहा है, पुत्र के बारे में, और क्या है, अच्छा है। तो जहाँ गुण बता रहा है वो कर्मधारय समास होता है। वैसे ही नील गाय, क्या है, नील गाय। नील गाय है तो नील क्या है, गाय है, यानी कि नीला क्या है, गाय। नीला क्या हुआ, विशेषण हुआ, उसका गुण बता रहा है कि गाय नीला है। तो गाय विशेष हुआ, क्या हुआ, विशेष हुआ। नीला है जो गाय, इसे विग्रह करने पर क्या होगा, नीला है जो गाय। तो क्या गाय क्या है, नीला है। तो नीला हुआ विशेषण और गाय हुआ विशेष। समझ गए कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। तो आइए द्विगु समास समझते हैं। द्विगु समास में पहला पद, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिकोण, क्या है, त्रिकोण। त्रिकोण में जो त्रि है वो है संख्यावाचक, यानी कि तीन संख्या है। तो इसके विग्रह करने के बाद होगा तीन कोणों का समूह। क्या होगा, तीन कोणों का समूह। ये तीन जो है वो क्या है, संख्या है। तो जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो क्या होता है, द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। वैसे ही चौराहा, क्या है, चौराहा। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह। जहाँ चार रास्ता हो उसे ही चौराहा कहते हैं। तो क्या हो गया, ये चौ है वो चार है, यानी कि संख्या है। तो जहाँ संख्यावाचक होता है पूर्व पद वो होता है द्विगु समास। तो समझ गए द्विगु समास। अब अगला है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, प्रधान कोई तीसरा होता है। क्या होता है, तीसरा पद होता है। यानी कि जो दो पद है वो एक तीसरे पद को इशारा देता है, और जो तीसरा पद होता है वही प्रधान होता है। तो सही समझते हैं। बहुब्रीहि समास में जैसे हो गया पचानन। क्या हो गया, पचानन। पचानन को विग्रह करेंगे तो होगा पांच आनन है जिसका। क्या है, पांच आनन है जिसका। तो आप ये भी कह रहे होंगे कि जहाँ पांच है वो होगा द्विगु समास। ये ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। क्या होगा, तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। और इसका अर्थ होता है शिव, महादेव हो सकता है, या फिर हनुमान। दूसरा क्या हो जाएगा, पीताम्बर। क्या हो जाएगा, पीताम्बर। पीत
पीताम्बर को विग्रह करेंगे तो होगा पीत वस्त्र धारण करने वाला। तो किसने किया था पीला वस्त्र धारण? विष्णु ने। किसने किया था? विष्णु ने। तो वैसे ही नीलकंठ, क्या है? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो नीला कंठ किसका था? महादेव का। वैसे ही 10 आनन, 10 आनन है जिसका, 10 सिर वाला, तो रावण। वैसे ही जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, तो कमल को कहते हैं जलज। तो समझ गए बहुव्रीहि समास, यानी कि बहुव्रीहि समास जो 2 पदों को छोड़कर किसी तीसरे का अर्थ निकले उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो समझ गए समास। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, हमारा मेहनत बेकार नहीं गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें।